बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस जो पब्लिश हुए 9 अप्रैल को। 10 अप्रैल वाला भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूँगा। सो ये है जी पिक्चर जो 9 अप्रैल वाले डॉन न्यूज़पेपर के अंदर दी गई है। ये है टीटीपी, ये है इस्लामिक स्टेट खोरसान। ये दोनों जी टेररिस्ट ग्रुप हैं और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। ये है जी इस पिक्चर का मतलब। और हमारा पर्पस है बिल्ड करना डाटा को, वोकेबलरी वर्ड्स को, फिर उसको रिटेन करना अपने माइंड में और उसको अपने माइंड का पार्ट बनाना, अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना। फिर उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को, उस वोकेबलरी को यूज़ करना। पाकिस्तान अफेयर का पेपर हो, करंट अफेयर का पेपर हो, ऐसे राइटिंग का पेपर हो, उसके रिलेटेड मटेरियल जो है लेने के लिए और साथ उसका पेपर हल करने के लिए, और साथ साथ हमने क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करनी है और अपने आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग करने हैं। ये है जी हमारे पास एडिटोरियल और ओपिनियन का टाइटल। जो पहला एडिटोरियल है वो है जी वर्ल्ड बैंक एडवाइस। वर्ल्ड बैंक जो है वो एडवाइस कर रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को हमेशा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, उसके अलावा जी साथ साथ इकोनॉमी इंस्टेबिलिटी है। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो कहता है कि पाकिस्तान के ख़र्चे बड़े ज़्यादा हैं और आमदन कम है। इसके लिए वो कहता है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसी रिफॉर्म्स लाए जिससे पाकिस्तान जो है वो खसारे से निकल कर अपनी जो इकोनॉमी है उसको बेहतर करे। ये इसका मेन थीम है। मिडल ईस्ट हीट के बारे में बताएगा कि गज़ा के अंदर इसराइल ने 6 महीने से जंग छेड़ी हुई है, वहाँ पे हलाकतें हो रही हैं। और साथ साथ जो है इसराइल ने शाम के अंदर जो ईरान की कौंसुलेट थी, ईरान की जो एम्बेसी थी, उस पर हमला किया, जिसकी वजह से ईरान और उसके अलावा इसराइल के दरमियान जो एस्कालेशन है, जो जंग है, जो हीट है वो बढ़ सकती है। इसके बारे में डिस्कस करेगा राइटर। किलिंग फील्ड, कराची के अंदर क्राइम रेशो बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे गैंग जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में डिस्कस करेगा। वहाँ पे रेंजर का क्या रोल रहा है और किस तरह उन गुंडों से निपटा जाए, ये इसका मेन थीम है। नेक्स्ट है जी स्पाइनिंग द मिनिस्टर। इसमें वो बात करेगी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, वो कहती है उसके इख्तियार कम किए जाएं। और जैसा सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है और उसके अलावा जी न्यूज़ चैनल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, और कहती है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है ना वो अ, ऐसी बात करते हैं मतलब जो एक्चुअल से दूर हट जाती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेगी। राइटर का कहना है कि इस दौर में अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की पोस्ट ही ख़त्म कर दो, अब ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा प्रोफेसर डेलिक्वेंट स्टूडेंट, इसमें जी मोदी के बारे में है। मोदी को प्रोफेसर कहा गया है साउथ एशिया का। और कहता है कि मोदी के जो 7 मुल्क लगते हैं ना, जो हमसाए हैं, जिस तरह पाकिस्तान है, श्रीलंका है और हैं, उनके अगेंस्ट मोदी का जो रवैया है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये मोदी के जो सराउंडिंग एरिया हैं वो मोदी के साथ क्या कहता है जी, वो एक अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं मोदी बना पाता, जिसकी वजह से नेबर जो हैं मोदी की गवर्नमेंट से नाराज़ दिखाई देते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। पोल्स एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें राइटर जो है वो डिस्कस करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए, ये जो पेपर बेल्ट हैं इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि पेपर बेल्ट जो हैं इनको हम प्लांट से बनाते हैं, प्लांट्स को काटा जाता है और फिर ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पोllute भी करते हैं। इसके बारे में है। टाइम टू एक्ट इज़ नाउ। इसमें राइटर कहेगा कि सिर्फ पॉलिसी ना बनाओ बल्कि उसको बातें ना करो बल्कि एक्शन करो। और अब ये टाइम आ गया कि हम ऐसी स्टेप्स लें, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना उसको ठीक करने के हम क्या कर लें जी, सख्त डिसीजन ले लें। ये हमारा जी आज का लेक्चर है, इंशाल्लाह बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला है जी वर्ल्ड बैंक एडवाइस, ये है हमारे पास एडिटोरियल। तो क्या कहता है राइटर? राइटर का कहना है पाकिस्तान की जो फिजिकल सिचुएशन है ना वो हैज़ वर्सन, बड़ी बुरी है। मतलब हमारे ख़र्चे ज़्यादा हैं, आमदन कम है। क्यों? क्योंकि लो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता और पब्लिक एक्सपेंडिचर हमारे बहुत ज़्यादा हैं, ख़र्चे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बजट डेफिसिट जो है वो हमेशा रहता है।
और हमारा जो कर्ज़ा है, डेप्थ है, वो कमुलेट होता जा रहा है कि बजट के अंदर हमें ख़र्चे ज़्यादा नज़र आते हैं, आमदन कम नज़र आती है। वर्ल्ड बैंक जो है हमें ये नसीहत दे रहा है कि हम क्या करें, इम्प्लीमेंटिंग फ़िस्कल सेक्टर रिफ़ॉर्म, ऐसी रिफ़ॉर्म्स लेके आएँ जिससे हम इस फिस्कल ईयर से बाहर आए। फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जब वो बजट देंगी तो वो क्या करे जी, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करे, जो खसारा है उसको रिड्यूस करे, टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाए, और उसके अलावा जी एक्सपेंडिचर जो है, जो बिला वजह के खर्चे हैं उसको कंट्रोल करे, और जो हम बारो करते हैं, जो उधार लेते हैं, उसको कम करें, सो डैट पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ये है जी वर्ल्ड बैंक की एडवाइस। और वर्ल्ड बैंक का आपको पता है कि ये बहुत एक मजबूत इदारा है। उसके अलावा जी द गोल इज़ टू इन्हेंस एफिशिएंसी। वर्ल्ड बैंक ने ये एडवाइस दी है, इसका मेन मकसद है कि हमारी जो एफिशिएंसी है और जो प्रोडक्टिविटी है गवर्नमेंट की, उसको बढ़ाई जाए, और ख़ास तौर पे जो एक्सपेंडिचर है उसको मतलब किस तरह आपने ख़र्चा कैसे करना है, उसकी जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है ख़र्चा करने की, उसको मतलब कह रहा कि बेहतर किया जाए, कि बिला वजह ख़र्चे ना किए जाएं। ऐसे जगह ख़र्च करे गवर्नमेंट जहाँ से कोई प्रोडक्शन हो, जो एफिशिएंसी बढ़ाएं, टू इंक्रीज़ नेशनल सेविंग। और मेन पर्पस है इस एडवाइस का कि नेशन की जो सेविंग है वो बढ़े, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। एज सीन इन इंडिया रिफॉर्म, इंडिया ने जो 1991 के अंदर इंडिया के अंदर क्राइसिस आया था, उसके बाद इंडिया ने रिफॉर्म की, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हुई। तो वर्ल्ड बैंक जो एडवाइस कर रहा है, इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की जो नेशनल सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, और जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना है। द लेटेस्ट पॉलिसी नोट एम्फसाइजेज प्रोविंशियल पार्टिसिपेशन। ये जो पॉलिसी नई आई है ये ज़ोर देती है कि प्रोविंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करें, और इंटर गवर्नमेंट जो हैं सूबाई और जो फेडरल है वो आपस में बातचीत करें। जो फिस्कल इशू हमें फेस करने पड़ रहे हैं सूबाई लेवल पे, फेडरल लेवल पे, उन पे बातचीत की जाए। हमारा जो मकसद है वो क्या है जी, फिस्कल पॉलिसी जो नेशनल लेवल की है उसको ठीक करना, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स हैं, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि हमने अपने मुल्क को हमेशा तरक्की की तरफ लेके जाना है, उसके साथ नेशनल फिस्कल पॉलिसी को क्या किया जाए, अलाइन किया जाए, उसके साथ तरतीब दिया जाए, सो डैट मुल्क के में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, और मुल्क जो है उसमें प्रोग्रेस आ जाए। द रिफॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ न्यू मीडियम टर्म IMF। ये जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से एडवाइस हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये रिफॉर्म जो है IMF प्रोग्राम जो है उसका भी ये एक पार्ट है, कि हम फोकस करेंगे फिस्कल पे, कि खर्चे जो हैं जो हमारे ज़्यादा हो जाते हैं और आमदन कम हो जाती है, उसको किस तरह हमने ठीक करना है, और जो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं उसको कैसे करना है, और अपने अपने जो फिस्कल ईयर है उसको कैसे रिकवर करना है, और अपनी ग्रोथ जो है वो कैसे बढ़ानी है। द प्रोग्राम इज़ एंटिसिपेटेड टू बी टफ ड्यू टू पाकिस्तान वल्नरेबल एक्सटर्नल पोजीशन। ये जो प्रोग्राम आया है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एडवाइस आई है, ये सोच ऐसे समझा जा रहा है, इसके बारे में पेशीन गोई है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल बहुत ख़तरनाक जो हैं वो मसले हैं, तो हमें ज़रूरत है कि जो प्रोविंशियल इन्वॉल्वमेंट है उसको बेहतर करें, और जो हमारे टारगेट्स हैं उसको क्या किया जाए, अचीव किया जाए। मिडल ईस्ट हीट दूसरा ये एडिटोरियल है। इसमें राइटर कहता है टेंशन जो है मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ती जा रही है। इसराइल ने अटैक किया है ईरान की डिप्लोमेटिक फैसिलिटी थी दमस्कस, जो कि शाम का शहर है, वहाँ पे अटैक किया है ईरान की कंसुलेट पे, ईरान की एम्बेसी पे, जिसकी वजह से वहाँ पे कैजुअल्टी हुई है, लोग मर गए हैं। वहाँ पे ईरान के मिलिट्री पर्सन भी थे। ये जो अटैक है इस सीन एन इसराइल अटैम्प्ट, ये अटैक इसराइल की कोशिश है कि वो ईरान को प्रोवोक करे, ईरान को गुस्सा दिलाए, और वो भी इस लड़ाई में डायरेक्ट कूद आए, पॉसिबली इन्वॉल्विंग द US। और साथ साथ जो इसराइल है वो इस लड़ाई के अंदर US जो है उसको भी इन्वॉल्व करना चाह रहा है। डिस्पाइट रिटोरिक फ्राम बोथ साइड, कहता है US और ईरान की आपस में जो है वार चलती रहती है डिप्लोमेटिक, लेकिन वो जो वार है वो रिटोरिक रही है ज़्यादातर। रिटोरिक होता है बातचीत करके, मतलब जिसमें फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किए जाएँ, डिफरेंट तरीक़ों से एक दूसरे को तंज किया जाता है। ईरान और US के दरमियान ये रहा है, और उन्होंने ये जो क्राइसिस था आपस में इसको बड़ी
काशियसली, बड़ी एहतियात से इन्होंने मैनेज भी किया है, लेकिन अभी भी सिचुएशन जो है वो क्या है, प्रिकॉरियस है। प्रिकॉरियस का मतलब है कभी भी, मतलब किसी भी वक्त जो है डेंजर जो है वो हो सकता है, ख़तरा जो है वो लाहक रहता है कि किसी भी वक्त इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ सकती है। तो उसके अलावा जी राइटर का कहना है ईरानियन के जो लीडर्स हैं वो एक डायलमा के अंदर फंसे हैं। डायलमा होता है ऐसी सिचुएशन जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें इस सूरत हाल में। अगर वो स्ट्रोंगली रिएक्ट करेंगे तो इससे जो वेस्टर्न एलीज हैं इसराइल के, वो भी जंग में कूद पड़ेंगे। वेस्टर्न एली आपको पता ही है, यूरोप और उसके अलावा यूएस, तो जिससे जंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता ईरान तो उससे इसराइल फर्दर एम्बोल्डन होता है, फर्दर मजबूत हो जाएगा, और उसका जो जेन है वो अपना ये बना लेगा कि जो ईरान है उसकी स्ट्रेंथ, उसका जो परसेप्शन है वो ये बन जाएगा कि ईरान का जो डोमेस्टिक डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वीक है। तो जिसकी वजह से ईरान जो है वो इस डायलमा में है कि वो स्ट्रोंगली अटैक करे। तो उससे क्या होगा जी, वेस्टर्न एलीज आ जाएंगे इसराइल के। अगर ना एक्ट करे तो ईरान जो है वो उसको वीक, सॉरी, इसराइल ईरान को वीक समझ लेगा। तो अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ईरान की लीडर। शेडो ऑफ वार बिटवीन इसराइल एंड ईरान, कहता है ईरान और इसराइल आपस में प्रॉक्सी वार खेल रहे हैं। सीरिया के अंदर शेडो वार होती है कि जिसमें वो अपनी टेरिटरी इस्तेमाल ना करें बल्कि किसी और इलाके की इस्तेमाल करें। ऑन गोइंग फॉर आवर डिकेड, ये जो जंग है सीरिया के अंदर ईरान और इसराइल की, शेडो वार, ये डिकेड से, सालों से चलती आ रही है। हैज़ इंटेंसिफाइड, अब ये वार बढ़ती दिखाई दे रही है। विद द रीसेंट अटैक पोटेंशली मार्किंग अ टर्निंग पॉइंट, अभी जो ये जो अटैक किया है इसराइल ने दमस्कस की, जो शाम का शहर है वहाँ पे, ईरान की कंसोलेट पे, इससे मज़ीद ये जो जंग है ये मज़ीद बदलती हुई और तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। द वेस्ट, ये जो वेस्टर्न मुल्क हैं ख़ासतौर पे यूएस, होल्ड द की, उसके पास की है टू प्रिवेंटिंग फर्दर एस्केलेशन, कि वो इस लड़ाई को, इस हमले को आया कि बढ़ाएगा या कम करेगा, या फिर इसराइल के साथ कम्युनिकेट करके फर्दर जो प्रोवोकेशन है, फर्दर जो प्रोवोकेशन का मतलब होता है ये जो एंग्री डिसीजन है, ये जो लड़ाई है, इसको कहता है कि यूएस से कम करवाएगा या मज़ीद इसको एस्केलेट करवाएगा। अब ये यूएसए के पास जो है ये पावर है कि आया कि वो मिडल ईस्ट के अंदर हीट चाहता है, कि इसमें जो है वो पीस चाहता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने एक मैसेज दिया है इसराइल को कि वो जो अपनी एलीज हैं उनको क्या करे जी, क्लियर मैसेज टू इसराइल एंड इट्स एली। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है जो इसराइल है और उसकी जो एलीज हैं जैसा कि यूएसए और वेस्टर्न, कि आप ये प्रोवोकेटिव एक्शन हैं, ये जो ऐसे एक्शन आप कर रहे हैं जिससे गुस्सा बढ़ता है लोगों का, जिससे जंग और छिड़ती है, इनसे बाज रहें, इनसे जो है जंग आएगी, इससे पीस जो है वो नहीं आएगा। ऑब्जर्वर वार्न ऑफ द पॉसिबिलिटी, जो इस मामले को देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि रीजनल कन्फ्लिक्ट, ये जो मिडल ईस्ट का ये जो लड़ाई है ये बढ़ सकती है। ख़ास तौर पे जो टेंशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेवेंट जो है ये मिडल ईस्ट का एक एरिया है, रेड सी भी मिडल ईस्ट के अंदर है, गल्फ़ रीजन जो है ये भी मिडल ईस्ट के अंदर है। कहते हैं यहाँ पे ये जो टेंशन हैं ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अलाउइंग इसराइल प्रोवोकेटिव बिहेवियर, ये जो इसराइल का प्रोवोकेटिव होता है, एंग्री जो बिहेवियर है, लड़ाई लड़ाने वाला, ये जो है कंटिन्यू है और इससे सिचुएशन फर्दर बढ़ सकती है, जिससे एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट जो है वो हीट पे चला जाएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास है किलिंग फील्ड। तो ये जी हमारे पास कराची के बारे में है। कराची के जो क्राइम्स हैं, क्राइम्स ऐसे हैं जैसे एपिडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो फैल जाए। प्रॉम्प्ट कह रहा प्रॉम्प्ट होता है इजाफा कर रही है। पॉलिटिकल टेंशन जो है, दो पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और एमक्यूएम जो कराची के अंदर है, इनके अंदर पॉलिटिकल टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि वहाँ पे क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं। विद द लेटर डिमांडिंग पुलिसिंग पावर फॉर रेंजर अक्रॉस द सिंध, और जो एमक्यूएम है वो डिमांड कर रही है कि जो रेंजर
की जो पावर पॉलिसी है उसको पूरे सिंध के अक्रॉस चेंज किया जाए। पुलिस डाटा रिवील, पुलिस ने जो डाटा है वो शो कर रहा है कि सिंध के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम इंसिडेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसके अलावा जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सी डेथ हुई हैं रमज़ान के अंदर, कि इतने जो क्राइम बढ़ गए हैं कि वहाँ पे खुले आम जो हैं लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। उसके अलावा जी ऐसे लगता है जैसे किलिंग फील्ड बन गई हो, ऐसा खेत ऐसा मैदान बन गया है जहाँ पे लोगों को खुल्लम खुला जो है उनके हक छीन लिए जाते हैं। रिजेंटमेंट ग्रो, और ये जो परेशानी है बेचैनी है बढ़ती जा रही है। ये जो रूलिंग पार्टीज़ हैं ये फेल हुई हैं, वो कराची की जो सेफ्टी है, कराची की जो सेफ्टी कंसर्न है उसको एड्रेस करने में इनकी नाकामी नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जो वहाँ की रूलिंग पार्टीज़ हैं, स्पेशली बैंडिट इन्फेस्टेड एरिया। बैंडिट होता है क्राइम पेशा लोग, ख़ास तौर पे वो एरिया जो भरे हुए हैं, इन्फेस्टेड होता है भरे हुए एरिया क्राइम पेशा लोगों से। वो उसकी तरफ जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो कोई ऐसी पॉलिसी नहीं ले रही जिससे इस इशू को हल किया जाए, ये कहना है राइटर का। वाइल सोल्यूशन आर डिबेटेड, ये जो सोल्यूशन है क्राइम रेट को कम करने का इस पर डिबेट किया जा रहा है। इट इज़ नोटेड डेट द प्रेजेंस ऑफ रेंजर, ये नोट किया जा रहा है कराची के अंदर ये जो रेंजर है ये 1980 के अंदर 1980 से मौजूद है। हैज़ नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस क्राइम, लेकिन इसने अभी तक क्राइम जो है कराची का मुकम्मल तौर पर रिड्यूस नहीं करवाया। उसके अलावा जी राइटर का कहना है लॉन्ग टर्म रिलीफ जो है हिंजेस ऑन एन इफेक्टिव एंड एम्पावर्ड पुलिस फोर्स। कहता अगर आप चाहते हैं कि जो कराची एक किलिंग फील्ड बना हुआ है इससे रिलीफ मिल जाए, इसका हल ये है कि अफेक्टिव और एम्पावर्ड जो हैं पुलिस फोर्स को जो है वो वहाँ पे अप्लाई किया जाए। और एम्फसाइज कर रहा है राइटर कि कोऑर्डिनेशन करें वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर इलीगल वेपन, और जहाँ जो वहाँ पे इलीगल वेपन का इस्तेमाल है उसको अकाउंटेबल किया जाए। सुपीरियर प्रिवेंटिव मैयर, और ऐसी प्रिवेंटिव मैयर लाई जाएँ जिससे क्राइम रेट जो है वो कम हो। जैसा कि राइटर का कहना है कि वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगाई जाएँ, सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए मॉनिटरिंग की जाए, आइडेंटिफाई क्राइम हॉटस्पॉट, और वहाँ पे जो मेन इलाके हैं जहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। ये सारे एसेंशियल कंपोनेंट हैं, और ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई की जाए जिससे ये जो क्राइम स्ट्रीट क्राइम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है उससे क्या क्या किया जा सके, कम्बाट किया जा सके, उससे उससे निपटा जा सके। उसके अलावा स्पाइनिंग द मिनिस्टर, ये जी लिखा है आरिफा नूर ने, ये जर्नलिस्ट हैं। ये कहती हैं इंफॉर्मेशनल डिपार्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर है ना, इनके डज़ नॉट हैव मच स्पेस लेफ्ट टू प्ले अ रोल विद रिगार्ड टू पॉलिसी। कहता है जो हमारे पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशनल डिपार्टमेंट हैं इनके पास अब इतनी जगह नहीं बची कि वो पॉलिसी जो हैं उसको एक ऐसा रोल अदा कर सकें जो वो पॉलिसी बनाते हैं उसको मतलब परफॉर्म करने का अब उनके पास कोई अच्छा खासा रोल नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो टेलीविज़न और सोशल मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो देखते हैं क्या कहती है आरिफा नूर। द फ़ी गेट स्कैंडल एक हुआ है जी। फ़ी गेट स्कैंडल क्या था? लाहौर के जो फेडरल मिनिस्टर हैं इकोनॉमी अफेयर के फेडरल मिनिस्टर भी हैं ये अहद चीमा साहब, इन्होंने जी कहा है कि फ़ी वेव की जाए। फ़ी जो है वो उनके बच्चों की जो फ़ीस थी एलाइट स्कूल इस्लामाबाद के अंदर HCN वहाँ पे उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों की फ़ीस माफ़ की जाए। और जो पंजाब के बलीगुर रहमान हैं उन्होंने इसके लिए जो है फ़ी वेव का फ़ी माफ़ी का जो है सिग्नेचर भी कर दिया, जिसकी वजह से जो HCN कॉलेज के प्रिंसिपल थे वो माइंड कर गए और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत फैली। ये जो इंसिडेंट हुआ है स्पार्क इससे इग्नाइट हुआ है, इससे मसला जो है पॉलिटिकल बैटल एक शुरू हो गई है पाकिस्तान पीपल पार्टी और PMQM के दरमियान, MQMP के दरमियान, विद लिटिल फोकस ऑन एड्रेसिंग कराची क्राइम एपिडेमिक। बजाय कि वो कराची के जो क्राइम्स हैं जो वहाँ पे फैलते जा रहे हैं उनको डिस्कस करें, वो इसको डिस्कस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। ठीक है। द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, कहता है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं गवर्नेंस के अंदर उनका रोल स्क्रूटिनाइज़ किया जाना चाहिए, उनको ऑब्ज़र्व करना चाहिए
कि वो मेन रोल अदा कर रहे हैं कि एवं ही कोई भी बात पकड़ के उसका बतंगड़ बना के उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो असल इशू होता है उस पर क्या डाल देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। विद देयर फंक्शन रिड्यूस टू डिफेंडिंग गवर्नमेंट डिसीजन ऑन टेलीविजन, राइटर का कहना है कि ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, उनका फंक्शन रिड्यूस किया जाए, वो जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं उनको डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं टेलीविज़न पे, उनके जो इख्तियारात हैं वो कम होने चाहिए। और उसके अलावा जी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लैक पॉलिसी, मतलब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं उनके लैक पॉलिसी इनपुट, मतलब वो पॉलिसी के अंदर उनकी कोई इनपुट नहीं है। प्रीमेरली सर्व एज ग्लोरीफाइड स्पोक पर्सन, मेन जो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो बातों को ग्लोरीफाई करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। इंगेजिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड मीडिया अपीयरेंस, बज़ाहिर हमें ऐसे दिखाई देता है कि वो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर रहे हैं और मीडिया के अंदर बड़े एक्टिव हैं, लेकिन वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को ग्लोरीफाई करते हैं और मिस रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोलिफरेशन ऑफ टेलीविजन न्यूज़ चैनल, जिस तरह अब ये न्यूज़ चैनल फैल गए हैं, इन्होंने क्या कर दिया है जी, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का जो रोल होता था उसको मार्जिनलाइज कर दिया है। मार्जिनलाइज का मतलब महरूम कर दिया है। लीविंग लिटिल रूम फॉर पॉलिसी इन्फ्लुएंस, अब कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की कि वो आए और जो है आके इंफॉर्मेशन दे। ऑलरेडी हमारे पास ऐसे बड़े चैनल हैं, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं जो इंफॉर्मेशन को फ़ौरन जो है वो वहाँ तक पहुँचा देते हैं। द टॉप डाउन अप्रोच इन पोलिटिकल पार्टीज़, जो पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो अभी अप्रोच जो हमें नज़र आ रही है इंफॉर्मेशन को लेके, वो है जी कि वो सोशल मीडिया को मैनेज करें, और जो क्रिएटिविटी और जो एफिकेसी है उनमें जो हेम्पर का मतलब होता है, जो उनके अंदर मुदाखलत नज़र आ रही है दूसरे प्लेटफार्म से, उसको वो देखे। मतलब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग गलत इन्फॉर्मेशन बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं। तो राइटर का कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो मेन टीम है वो सोशल मीडिया को मैनेज करे और जो क्रिएटिविटी और एफिकेसी जो है अपनी वो बढ़ाए, वो क्रिएटिविटी और एफिकेसी में जो मुदाखलत है उसको कम करे। उसके अलावा जी राइटर का कहना है पीटीआई की जो सक्सेस है सोशल मीडिया के अंदर वो उसकी डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच की वजह से है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच क्या होती है जी? डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है कि एक ही जगह से चीज़ों को कंट्रोल ना करना, बल्कि एक ही स्टेट के अंदर डिफरेंट लोकल एरिया से किसी चीज़ को ऑपरेट करना। मतलब जो सोशल मीडिया है उसको कंट्रोल करने के लिए पीटीआई के डिफरेंट लोकल प्लेटफार्म हैं और कोई एक सेंट्रल प्लेटफार्म नहीं है। जबकि जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनकी हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर्स है वो है, कहता है कि डिफरेंट प्लेटफार्म से इंफॉर्मेशन को फैलाने की वजह से पीटीआई हमें सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल नज़र आती है। जबकि दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, मतलब कुछ स्पेसिफ़िक लोग जो हैं वो स्पेसिफ़िक रोल अदा करते हैं। जिस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं वो आपको पता है कि कुछ ही बंदे आपको मीडिया में नज़र आ रहे होते हैं। डिमोलिशिंग द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पोस्ट, तो राइटर कहती है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसकी पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक सजेशन है कि जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है उसको मॉडर्नाइज़ किया जाए और जो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी है इसको एम्ब्रेस किया जाए। और इंफॉर्मेशन फैलाना अब जो है, कहता है कि चैनलों का काम है, सोशल मीडिया का काम है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो कुछ और काम करे, ये पोस्ट ही ख़त्म कर देनी चाहिए। द प्रोफेसर डेलिंक्वेंट स्टूडेंट, ये जी जवेद नकवी साहब हैं, दिल्ली से ये लिखते हैं। इनका कहना है चाइना बीइंग द एलिफेंट इन द रूम इज़ नॉट अ फैक्ट दैट मिस्टर मोदी रेडिली एक्नॉलेज। कहता है ये एशिया जो है इसके अंदर चाइना एक बहुत बड़ा एक एलिफेंट की तरह जॉइंट है, लेकिन इसको मोदी एक्नॉलेज नहीं करता, मोदी नहीं मानता। मोदी अपने आप को समझता है वो क्या है, एशिया का जॉइंट है, और वो अपने आप को प्रोफेसर समझ रहा है। और उसके अलावा जो उसके नेबर कंट्री हैं उनको उसने क्या कर दिया है, डेलिक्वेंट स्टूडेंट होते हैं, ऐसा स्टूडेंट जो यंग हो और जो नाराज़ दिखाई दे रहा हो। तो मोदी के जो हमसाए मुल्क हैं वो उसकी पॉलिसी की वजह से मोदी की उससे नाराज़ दिखाई देते हैं। तो राइटर का कहना है कि एक लार्ज G20 जब मीटिंग हुई थी ना G20 की इंडिया के अंदर सितंबर के अंदर पिछले साल, तो उन्होंने क्या किया था, एक बड़ा इमेज बनाया था
G20 इमेज बनाया था, एक मैश ऑफ वायर, जो ये तारे हैं ना, इनको इस्तेमाल करके G20 का एक इमेज बनाया था। उसका ज़ीरो जो है ना वो ख़त्म हो गया है। ठीक है। नियर द G20 समिट वेन्यू इन सितंबर, मतलब ये जो G20 जो समिट हुआ था सितंबर में, तब मोदी ने G20 का इमेज बनवाया था और उसका ज़ीरो कहता है कि अब ख़त्म हो गया है। रेजिंग स्पेकुलेशन अवर इट्स डिसअपीयरेंस, ये जो ज़ीरो वहाँ पे डिसअपीयर हुआ है इसके बारे में स्पेकुलेशन होता है, गौर व फिक्र जो है वो बढ़ती जा रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करता है राइटर, लेवरेज द इवेंट, उसने G20 का फ़ायदा उठाया। शो केस इंडिया ग्लोबल स्ट्रक्चर, उसने इंडिया की जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया को दिखाई। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म ऑफ हिज लीडरशिप एंड पॉलिसीज़, इसके बावजूद कि उसकी जो लीडरशिप है और उसकी जो पॉलिसीज़ है उस पर जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता है। मोदी का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उस पर क्रिटिसाइज़ होता है। उसकी जो रिटोरिकल स्किल्स हैं, मतलब बातचीत करने की, फिगर ऑफ स्पीच की, तंजिया जो स्पीच वो करता है, वो कहता है कि इतनी अच्छी नहीं है, अनफेवरेबल है एज़ कम्पेयर टू साउथ एशियन लीडर, मतलब बाकी जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल में मोदी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। हाईलाइटिंग ऑफ रिसीव्ड लैक ऑफ एकेडमिक क्रीडेंशियल, जो शो कर रहा है कि मोदी के पास जो सनद हैं कोई मतलब बड़ी आला कोई डिग्री नहीं है, वैसे ये एक माना जाने वाला एक सियासतदान है। उसके अलावा जी राइटर का कहना है, डिस्पाइट इंडिया हिस्टोरिकल टाइज विद नेबरिंग कंट्री, इंडिया जो है वो अपने हमसाए मुल्कों से एक हिस्टोरिकल टाइज बनाता आया है। मोदी जब से आया है तब से जो है चैलेंज हैं, मोदी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहा, ख़ास तौर पे चाइना के साथ। तो मोदी की जो पॉलिसी है वो बहुत टफ़ है, चाइना को वो हमेशा अपना अपोनेंट समझता है, कभी भी उसके साथ डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो बहाल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये कहना राइटर का। डोमेस्टिक एक्जिजीनियस होता है, इमरजेंसी है जी, जो इंडिया के अंदर डोमेस्टिक एग्जिजेंसीज हैं, और जैसा कि वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन का सीज़न है, मोदी रिटोरिक ऐसी बातें करेगा जिससे अवाम की वोट ले सके। और बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं, मोदी हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट को बढ़ाता है। मोदी की जो रिटोरिक स्पीच होती है, जो बातचीत होती है, उसका हमेशा मोदी की फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीजंस हैं उस पर इन्फ्लुएंस आता है। मोदी जो हमेशा एम्फसाइज करता है, एक इशू है जी कच्चा हथीवों का, ये श्रीलंका और इंडिया के दरमियान कोई डिस्प्यूटेड आइलैंड है, उसका इशू है हमेशा। इस इशू पे जोर देता है मोदी। या फिर पाकिस्तान के साथ जो इंडिया कश्मीर को लेके इशू है उसका इस्तेमाल करता है मोदी, ताकि वो क्या कर सके, अपना जो इन्फ्लुएंस है वो रीजन में शो कर सके और साथ अवाम के वोट अवाम के दिल जीत के उनसे वोट ले ले। हाउएवर दो दीज एक्शन में नॉट नेसेसरली बोस्टर इंडिया स्टैंडिंग, कहते हैं ये जो इंडिया के अंदर मोदी जो हरकतें कर रहा है इससे जो इंडिया के अगेंस्ट जो डटाव है नेबरिंग कंट्री का वो बढ़ता जा रहा है। एज एविडेंस बाय श्रीलंका डिसमिसल ऑफ मोदी रिमार्क, जिस तरह श्रीलंका ने मोदी के जो रिमार्क्स थे उसको डिसमिस कर दिया, और इंदिरा गांधी ने डिसीजन जो लिया था इस इशू को हल करने के लिए श्रीलंका के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में जो रिमार्क्स हैं मोदी के, उसको श्रीलंका ने डिसमिस कर दिया, जो शो कर रहा है कि हमसाए जो मुल्क हैं वो मोदी की पॉलिसी से खुश नहीं है। द आर्टिकल जस्ट एड मोदी डिप्लोमेटिक मैन्योवर, ये आर्टिकल सजेस्ट करता है कि मोदी की जो डिप्लोमेटिक मैनोवर होते एक्सरसाइजेज हैं, ये जो टैक्टिक्स हैं, मे नॉट ऑलवेज यील्ड द डिज़ायर रिजल्ट, मोदी की डिप्लोमेटिक जो कोशिशें हैं इससे कोई ख़ास रिजल्ट नहीं निकल रहा। विद नेबरिंग कंट्री ऑप्शन टू डिस्टेंस दैम सेल्फ फ्राम इंडिया इन्फ्लुएंस, और जो इंडिया के नेबर कंट्री हैं वो इंडिया से दूर जाते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि मोदी की पॉलिसी है जो हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पोल एंड द एनवायरनमेंट, इसके बारे में फैसल साहब जो है बात करते हैं कि ट्रांजिशनिंग टू इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन इज़ एन अर्जेंट नीड, कि हमें जो है ये इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए, बेल्ट पेपर का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो राइटर का कहना है ग्लोबल अटेंशन जो है, दुनिया की जो तवज्जो है वो फोकस मतलब बढ़ती जा रही है कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस करें, ख़ास तौर पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इससे बचने के लिए वो क्या करें, ऐसी प्रैक्टिसेस करें
जिसमें एनवायरमेंटली फ्रेंडली जो हैं वो इकदाम उठाए जाएँ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो है इसको प्रोमिनेंस मिल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जो ब्राज़ील है, कनाडा और इंडिया है वो भी अब इसको ऑप्ट करने जा रहे हैं। डिस्पाइट द ग्लोबल ट्रेंड, दुनिया के अंदर इलेक्ट्रो वोटिंग सिस्टम का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा रिलाई करता है अपने पुराने बैलेट पेपर पे जब भी इलेक्शन होते हैं, ओवर लुकिंग द एनवायरमेंटल इम्पेक्ट ऑफ पेपर प्रोडक्शन। लेकिन पेपर प्रोडक्शन का जो बुरा इफेक्ट होता है एनवायरनमेंट से, इसको पाकिस्तान हमेशा नज़रअंदाज करता आया है। राइटर का कहना है द प्रोडक्शन ऑफ बैलेट पेपर, ये जो बैलेट पेपर हम बनाते हैं इसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जिससे हमें जंगल काटने पड़ते हैं और एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो जाता है। इस और साथ साथ कहता है एनवायरनमेंट के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं इस पेपर प्रोडक्शन के, और उसके अलावा साथ हम जो ट्रांसपोर्ट कर कैंपेन के लिए इलेक्शन की हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट जो है ये ख़राब होता है। एडिंग स्ट्रेन टू इकोनॉमी, साथ साथ इकोनॉमी जो है उस पर दबाव पड़ता है और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी कम होते हैं। राइटर जो है वो एस्टिमेट करता है कि ये जो हम पेपर प्रोडक्शन करते हैं इसका हमारी जीडीपी का 10% इम्पेक्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो राइटर का कहना है कि अगर हम पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट कर दें किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के अंदर, तो इससे क्या होगा जी, हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पेक्ट कम होगा। ट्रांजिशनिंग टू ईवीएस, अगर हम ईवीएस सिस्टम को ले लें अर्जेंट नेसेसिटी, इसको मतलब हम अर्जेंट बेस पे ज़रूरत समझ के इसकी तरफ आ जाएं। डिस्पाइट कंसर्न अबाउट साइबर सिक्योरिटी एक्सेस, कहता है कि कुछ लोगों का ये एतराज़ है कि इलेक्ट्रो वोटिंग सिस्टम पे जो ये क्राइम है साइबर सिक्योरिटी के, ये भी ज़्यादा हैं। कुछ लोग जो हैं इसको कंट्रोल कर लेते हैं प्रोग्रामिंग के ज़रिए और वोटिंग नंबर बढ़ा देते हैं। कहते हैं ये वाकई एक मसला है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रो वोटिंग सिस्टम जो है डेट इज़ गुड ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू बैलेट पेपर। इम्प्लीमेंटिंग ईवीएस नेशन वाइड वुड इन्वॉल्व अ वन टाइम कॉस्ट, कहता है ये जो इलेक्ट्रो वोटिंग सिस्टम हम लेके आएंगे पूरे पाकिस्तान में, नेशन में, ये सिर्फ एक टाइम का ख़र्चा है, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो लॉन्ग टर्म है। ख़ास तौर पे ये जो इन्वायरमेंटल चैलेंज हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं ये मिटिगेट होंगे, कम होंगे। उसके अलावा जी ये था जी मेन इसका थीम, लास्ट पे है टाइम टू एक्ट इज़ नाउ। तो ये राइटर साहब हैं स्टीफन डरकोन। ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट आई है, जो ये नई गवर्नमेंट है, इसको 5 जो लेसन्स हैं वो सीख लेने चाहिए। 5 लेसन हैं इनके लिए। तो क्या है जी लेसन इनके लिए? आथर ड्राइंग ऑन डिकेड ऑफ एक्सपीरियंस, आथर जो है कहता है कि मैं काफ़ी सालों से उसका एक्सपीरियंस है आथर का, ख़ास तौर पे हाईलाइट कर रहा है आथर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफरेंट डेवलपिंग कंट्री में हुई है ना, उसको लेके राइटर कहता है कि मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है। बट नोट्स पाकिस्तान फेलियर टू जॉइन, लेकिन पाकिस्तान हमेशा नाकाम रहा है कि वो डेवलपिंग कंट्री जिन्होंने तरक्की की है इकोनॉमी को बेहतर करके, उस रैंक में पाकिस्तान सक्सेसफुल नेशन के तौर पर शामिल नहीं हो सका। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो 1.7% रही है पिछले 30 सालों में, और इसको हमेशा डेप्थ क्राइसिस होता है कि हमेशा कर्ज़े ही कर्ज़ा जो है हमें नज़र आता है। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बारगेन, डेवलपमेंट बारगेन होती है, जो पावरफुल लोग होते हैं ना वो डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए बातचीत करते हैं। कहता है कि जो हमारे पावरफुल लोग हैं वो डेवलपमेंट बारगेन करते हैं इन्वॉल्विंग ब्रॉड इंक्लूसिविटी। कहता है इसके लिए सिर्फ कुछ पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन लिए जाएं, और सारे जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हैं वो भी इसमें शामिल हों, तब जाके पाकिस्तान की जो सक्सेस है वो होगी। और कहता है कि ज़रूरी है, ये ज़ोर देता है राइटर कि ऐसी रिफॉर्म्स लेके आएँ जिससे मुल्क जो है वो एक सक्सेसफुल मुल्क बन जाए। राइटर का कहना है 5 लेसन जो हैं वो आउटलाइन करता है, यहाँ पे बयान करता है कि पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट जो है उसको सीखने चाहिए और ये लेसन उसे अप्लाई करने चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अचीव करने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए। तो नंबर 1 जो है राइटर का कहना है कि यूज़ द करंट क्राइसिस एन अपॉर्चुनिटी। राइटर का कहना है ये जो करंट क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको अपॉर्चुनिटी ले, ये जो गवर्नमेंट आई है
और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे एज सीन इन पास्ट नियर मिस क्राइसिस स्पार्किंग रिफॉर्म एक्शन। कहता है कि जैसा कि देखा गया है जो पिछले सालों में जो क्राइसिस आए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ये बोल बोल के बता रहे हैं कि हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है और उन रिफॉर्म पे हमें एक्शन की ज़रूरत है। फोस्टर आ शेयर्ड पॉलिटिकल कमिटमेंट। और उसके अलावा राइटर का कहना है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस बात पे डट जाएं कि हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आनी है। फोस्टर होता है इसको बढ़ाया जाए, ट्रांसेंडिंग करंट पॉलिटिकल डिवीजन। और ये जो पॉलिटिकल लोग डिवीजन नज़र आ रही है पार्टीज़ के दरमियान, इससे आगे निकले, ट्रांसेंडिंग होता है इससे आगे जाएं और मुल्क जो है उसको क्या करें जी, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो कमिटेड हो जाएं कि हमने इकोनॉमिक डेवलप ला के छोड़नी है। टेलर स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी बनाए पाकिस्तान पोटेंशली इन्वॉल्विंग रिड्यूस स्टेट इंटरवेंशन, जिससे जो है स्टेट की जो मुदाखलत है इकोनॉमी के अंदर वो रिड्यूस हो, और जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, पीपीटी है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, उसको बढ़ाया जाए। प्राइवेट लोग जब आएंगे, वो जब आके काम करेंगे, प्रोफेशनलिज्म का सबूत देंगे, तो इससे मुल्क में बेहतरी आएगी। चौथे नंबर पर राइटर का कहना है क्लियरली कम्युनिकेट रिफॉर्म टू पब्लिक, और जो भी रिफॉर्म्स मुल्क में लेके आनी है पब्लिक से कम्युनिकेट करे। एम्फसाइज द नेसेसिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ चेंज, और इस बात पे ज़ोर दिया जाए कि अगर आवाम जो है इन रिफॉर्म्स पे काम करेगी तो इससे जो चेंज आएगा वो मुल्क के लिए बेहतर होगा, उससे मुल्क का फ़ायदा होगा। इंश्योर रिफॉर्म्स और इंक्लूसिव, और ये यकीनी बनाए कि जो ये रिफॉर्म्स हैं ये सब के लिए होनी चाहिए। एड्रेसिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर, और जो पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर हैं, जो लोग कारोबारी हैं, उनका इंटरेस्ट भी जो है मद्देनज़र रखा जाए। इवन इफ़ इट मीन चैलेंजिंग गवर्नमेंट सपोर्टर एंड पावरफुल इंस्टीट्यूशन। कहता है ये रिफॉर्म्स जो हैं नो डाउट जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग हैं, और जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए भी चैलेंजिंग हैं, लेकिन इन रिफॉर्म्स को जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे तो मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। तो ये कहना राइटर का, गवर्नमेंट इज़ प्रेजेंटेड विद द चॉइस। अब गवर्नमेंट की ये चॉइस है मेंटेन द स्टेटस को, या तो वो करंट सिचुएशन है इसी को मान ले, या फिर एक्सटर्नल रिसोर्सेज जो है उसको तलाश करे, परसू क्रेडिबल रिफॉर्म्स लेके आए और पाकिस्तान को जो है एक ऐसी जगह बनाए जहाँ पे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो, इन्वेस्टर यहाँ पे आएँ, और ये जो इकोनॉमी है इसके अंदर जो गैप है इकोनॉमी का, जो हमारा फ्यूचर है ये ब्राइट बनाए। और इसके लिए ये रिफॉर्म्स बनाने के साथ साथ इन पर अमल करने की भी ज़रूरत है। ये हैं जी वोकैबुलरी वर्ड्स। डेलिंक्वेंट होता है जी ऐसी खूबी जिसमें एक जो यंग लोग हैं वो कोई क्राइम करें, और उसके अलावा जी मतलब जो यंग लोग हैं ना, अगर किसी चीज़ को नहीं मानते, अपना लाताल्लुकी ज़ाहिर करते हैं, उसके कहते हैं डेलिंक्वेंट। एलिगेंस होता है वफादारी, ठीक है, लॉयल्टी, कमिटमेंट। कंजोड़ होता है कि अगर किसी चीज़ को आप माइंड में इमेजिन करते हो ना, माइंड के अंदर कॉल करना, उसको कहते हैं कंजोड़। वेरीली होता है यकीनन। रैंकल्ड होता है जी हमारे पास अगर आप नाराज़गी शो करते हैं या रिजेंटमेंट शो करते हैं ना, उसे रैंकल्ड कहते हैं। बर्जनिंग होता है जी ग्रोइंग और एक्सपेंडिंग रैपिडली, अगर कोई चीज़ एक्सपेंड कर रही है उसे कहते हैं बर्जनिंग। आगे अकामुलेटेड होता है जमा करना, ठीक है। रिकरेंस होता है बार बार होने वाला कोई वाक़या। कंसोलिडेटेड होता है मजबूत। अलाइनमेंट होता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है, अरेंजमेंट इन अ स्ट्रेट लाइन, उसे कहते हैं अलाइनमेंट। इम्बार्क्ड होता है शुरू करना। फ्लिगमेटिक होता है कि सर्द महर। अनइमोशनल या जो स्टोल्डी काल्म डिस्पोजिशन होती है ना, जिसमें मतलब आपकी इमोशन ही ख़त्म हो जाए, उसे फ्लिगमेटिक कहते हैं। ये था जी आज हमारा कोशिश। थोड़ी आज टाइम नहीं मिल सका प्रॉपरली, सो आपने थोड़ा मेन आर्गूमेंट्स आपने सीख लेने। ईद है, थोड़ा सा बोल डिस्टर्ब था, मैंने थोड़ा बहुत अपनी कोशिश कर दी है, तो जो फ़ायदा वो आपने ले लेना है और शेयर करना है अपना वैल्यूएबल सजेशन इन द कमेंट्स। डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon so that you shall get the notification of the videos as soon as it gets uploaded on the channel. See you tomorrow. दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।